Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेआरई में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 31B, आर्टिकल 31C एंड आर्टिकल 31D। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखेंगे कि आर्टिकल 31B में जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है कि आर्टिकल 31A में दिए गए उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 9th शेड्यूल में डाले गए किसी एक्ट या विनियम को शून्य नहीं बनाता, कि इस भाग में दिए गए किन्हीं अधिकारों को छीनता है या उससे असंगत है या न्यून करता है। इसका बेसिकली मतलब ये हो जाता है कि जो 9th शेड्यूल है, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, तो उसमें से जो 9th शेड्यूल है, केशवानंद भारती मामले के अंदर क्या किया गया था, उससे पहले जब भी कोई सरकार कानून बनाती थी भूमि सुधार के लिए या फिर इस टाइप से कानून बनाती थी, तो उस कानून पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना नज़र आए या उस पे जुडिशियल रिव्यू ना हो, इससे बचने के लिए 9th शेड्यूल बनाया गया था। और 9th शेड्यूल में क्या कर दिया था, उस कानून को ऐसे उसमें डाल दिया जाता था। तो जब भी आप 9th शेड्यूल देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कानूनों की लिस्ट उसमें बनी हुई है। तो उसमें क्या प्रावधान है कि उसमें जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर ये कहा कि हम 9th शेड्यूल का भी जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, तो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन वो कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो खैर छोड़िए, देखिए इस बात को कि इसमें क्या दिया गया है कि आर्टिकल 31 में जो उपबंध दिए गए हैं उसके ऊपर कोई उसका गलत प्रभाव या उल्टा प्रभाव डाले बिना क्या है कि 9th शेड्यूल में डाले गए किसी एक्ट कानून बनाकर अगर डालती है, जिसमें अगर 31A के जो आर्टिकल है उस पे अगर कोई गलत इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उस इफेक्ट को हम शून्य नहीं कर सकते। इस कानून को 9th शेड्यूल वाले को भी क्या कर सकते हैं, इस किन्हीं अधिकारों को अगर छीनता है, असंगत है या न्यून करता है, इस आधार पर उसको हम नलिफाई या उसको शून्य नहीं माने जाएगा। थोड़ा सा इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि जो आर्टिकल 31A में जो कानून है, जो भी उपबंध है, उसमें प्रावधान जो भी दिए गए हैं, तो उसमें हमें उसके प्रतिकूल जो प्रभाव डाले बिना अगर हम किसी कानून को 9th शेड्यूल में डाल रहे हैं, तो 9th शेड्यूल में जो कानून गया है उस कानून को नलिफाई इस आधार पर नहीं किया जाएगा कि वो किसी दूसरे जो अधिकार है किन्हीं अधिकारों को छीनता है, या तो वो उसको छीन रहा है या उससे असंगत है या उसके साथ उनको न्यून करता है। तो ये आर्टिकल 31B में इसको लिखा गया है। इसके बाद आर्टिकल 31C देखें, तो आर्टिकल 31C में बस इतना सा ही लिखा हुआ है कि आर्टिकल 13 के होते हुए, यानी कि आर्टिकल 13 में क्या लिखा गया था, आर्टिकल 13 में ये लिखा गया था कि भारत के संविधान लागू होने से पहले जो कानून चले आ रहे थे, और दूसरा संविधान बनने के बाद जो संसद नए कानून बनाएगी, वो दोनों कानून क्या होने चाहिए, वो फंडामेंटल राइट्स को वो उसमें नहीं होना चाहिए, वो उसको कम भी नहीं कर सकते, उसको नलिफाई भी नहीं कर सकते। तो इसमें ये लिखा है कि उनके होते हुए भी, कि आर्टिकल 13 में किसी बात के होते हुए भी कोई विधि यानी कि कोई कानून जो है या कोई लॉ जो है वो क्या है, डीपीएसपी को लागू करने के लिए, डीपीएसपी का मतलब हमें पता ही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इनको लागू करने के लिए, अप्लाई करने के लिए अगर राज्य लेकर आता है, वो लागू करने के लिए इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि उसमें आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 का अगर थोड़ा बहुत हिस्सा अगर छीना जाता है, आर्टिकल 14 या 19 का, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कानून बना सकती है। किसके लिए, ध्यान रखना है, इसमें लिखा है साफ साफ शब्दों में कि वो जो ये लोक हित में होना चाहिए, लेकिन ये हमें इसका अर्थ समझ में आता है। इसके बाद क्या लिखा है आगे, इसके बाद इसमें जैसे मान लेते हैं कि अगर सेंटर बनाती है तो वो बना सकती है कानून, लेकिन अगर राज्य उसके ऊपर, जैसे मान लेते हैं राजस्थान राज्य या फिर पंजाब राज्य, तो अगर कोई राज्य उससे संबंधित कोई कानून बनाती है, तो या राज्य का विधानमंडल अगर कोई कानून बना रहा है,
तो वो क्या है, वो कानून तब तक लागू नहीं होगा तब तक जब तक प्रेसिडेंट द्वारा उसके ऊपर अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती। हमें ध्यान होगा कि राजस्थान या फिर जब भी राज्यों में कोई कानून बनता है तो वो कानून क्या होता है, वो प्रेसिडेंट के पास में जाता है और प्रेसिडेंट उस पर साइन करके भेजते हैं या उसके पास रिव्यू करने के लिए अपने पास रखते हैं, और उनके पास कुछ राइट्स होते हैं तो वो उसका उपयोग करते हैं। और इससे संबंधित कानूनों पर वो क्या है कि उनकी अगर अनुमति प्राप्त है तो कानून बना सकते हैं या राज्य की विधानमंडल, अदरवाइज वो कानून तब तक नहीं बना सकती जब तक प्रेसिडेंट की उस पर अनुमति प्राप्त ना हो। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे देखें तो आर्टिकल 31D जो क्या है, वो ये था कि राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति क्या होगी कुछ, और इसको क्या किया गया था, संविधान के 43rd संशोधन अधिनियम 1977 से इसको क्या कर दिया था, इसको निरसित कर दिया, इसको डिलीट कर दिया गया था। और ये कब हुआ था, कब से एक्टिव हो गया था, 13 अप्रैल 1978 से। चलिए देखते हैं आर्टिकल 32। तो चलिए अब देखते हैं हम आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 का बेसिकली मतलब हो जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो आर्टिकल 32 में बेसिकली आर्टिकल 32 में 4 क्लोजेज हैं। तो पहली क्लोज इसमें देखते हैं। पहली क्लोज क्या कहती है कि इस भाग में दिए गए अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार। मतलब लोगों को ये पावर देती है, नागरिकों को ये पावर देती है आर्टिकल 32 की क्लोज पहली, कि अगर आपके अधिकारों को, मौलिक अधिकार या इस भाग में जितने भी अधिकार आपको प्राप्त हैं उनमें से किसी भी आपका अधिकार छीना गया है तो उसको फिर से अप्लाई कराने के लिए, लागू करवाने के लिए क्या है कि आप ना समुचित कार्रवाई द्वारा क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। इसके बाद क्या है, इसके बाद इसमें क्लोज 2 जो है वो क्या कहती है कि इस भाग के अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय क्या कर सकती है, ये निम्न आदेश या निर्देश दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास में कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं और ये 5 टाइप के विशेष अधिकार हैं। कई बार एग्जामिनेशंस में इनके अर्थों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो किस प्रकार की विशेष अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में है, तो यह है एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि हेबियस कॉर्पस जिसको हम बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारा आदेश है कि आपके पास में शरीर है। इसका मतलब क्या हो जाता है, मान लेते हैं कि पुलिस ने किसी आदमी को अरेस्ट कर लिया गैर कानूनी तरीके से और उसको नज़रबंद कर लिया, पुलिस ने कहीं पे भी, या किसी आदमी ने किसी को नज़रबंद कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, संबंधित विवादित जो भी संस्था, निकाय या फिर रहेगा उसको क्या करेगी, एक लेटर देगी और उसमें क्या करेगी कि हमारा आदेश है कि आपके पास जो शरीर है उसको आप लेके आइए, सुप्रीम कोर्ट में पेश कीजिए। इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे। तो हेबियस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब एक बार फिर देख लीजिए। क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देती है और वो उस आदेश में क्या लिखा होता है कि हमारा आदेश है कि आपके पास में क्या है, एक शरीर है, तो उसको आप लेके आइए। उसमें फिक्स टाइम रहता है कि अगले दिन लेके आइए या फिर नेक्स्ट 24 आवर्स में लेके आइए, या तो वो करना पड़ता है उसके बाद। तो अगला इसमें आ रहा है वो है परमादेश। परमादेश मतलब हो जाएगा कि परम आदेश। तो ये किसके लिए आता है, ये किसी अधिकारी, निगम अथवा निचली अदालतों के लिए ये परमादेश आता है। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने से लोअर जो भी निकाय वगैरह है, संस्था वगैरह, उनको क्या कर सकती है, उनको आदेश दे सकती है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। उनको पूरा का पूरा कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास में पावर है। ये लिखा है आर्टिकल 32 में दूसरा विशेष अधिकार। इसके बाद चलिए देखते हैं तीसरा विशेष अधिकार। तीसरा विशेष अधिकार जो है वो है इसमें
प्रतिषेध का। प्रतिषेध का मतलब हो जाएगा कि अपने अधिकार, जैसे मान लेते हैं कि कोई निचली अदालत मान लेते हैं, वैसे ये जो है प्रतिषेध अधिकार वो क्या है, न्यायिक और अर्ध न्यायिक दोनों टाइप की निकायों के लिए यूज होता है बेसिकली। तो कुछ मान लेते हैं डिपार्टमेंट या फिर निकाय वो क्या करते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करते हैं। तो उसको कार्य करने से रोकने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिषेध जो है वो विशेष अधिकार या रिट इसको बोलते हैं, वो ले आती है सुप्रीम कोर्ट। पहले अपना प्रतिषेध उनको बोल देते हैं कि पहले अपने अधिकार, अगर कोई काम कर रहा है उसको रोकने के लिए सबसे पहले ये लेके आते हैं प्रतिषेध। इसके बाद जब ये कार्य रुक जाता है, जो भी डिपार्टमेंट वो काम कर रहा है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, तो अगर वो जब कार्य रुक जाता है उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में ये उत्प्रेषण रिट जो है, उत्प्रेषण रिट, इसको अप्लाई करते हैं कि इसमें आपने अधिकारिता का उल्लंघन क्यों किया वगैरह वगैरह, उनसे सवाल जवाब होते हैं। तो ये जो 4 अभी अब तक हमने देख लिए हैं, और अगला जो है 5वां जो है वो क्या है, अधिकार परीक्षा जिसको हम कहेंगे। और इसमें क्या है, आप क्या प्राधिकार हैं, मतलब मान लेते हैं कि अगर कोई संवैधानिक निकाय वगैरह हो गया, तो वो अपना अगर कुछ करता है, इसमें ये कार्य वगैरह से संबंधित हो गया कि आप क्या अथॉरिटी हैं, उससे संबंधित उनसे क्वेश्चन कर सकती है। इसका अर्थ ये होता है अधिकार परीक्षा का, क्या आप क्या प्राधिकार हैं, ऐसा कुछ। तो ये था आर्टिकल 32 की क्लॉज 2, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसके इंग्लिश के नाम भी आप थोड़े से याद कर लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशंस में कई बार डायरेक्ट इंग्लिश के नाम दे देता है। इसके बाद इसका आर्टिकल 32 की क्लॉज 3 क्या कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर प्रभाव डाले बिना क्या कर सकती है, संसद क्या कर सकती है। संसद के पास में थोड़ी सी पावर दी गई है इसमें, और वो क्या दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के पास में ये जो पूरी की पूरी पावर्स हैं, 5 टाइप की विशेष अधिकार जो है वो रहेंगे ही रहेंगे। इसके साथ साथ इनको ना तो कम किया जा सकता है और ना इस पे थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन संसद क्या कर सकती है, किसी दूसरे न्यायालय में, अन्य न्यायालय जैसे हाई कोर्ट्स वगैरह हो गया, या लोअर अगर कोई और कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से डाउन के जो कैटेगरीज के कोर्ट हैं, उनमें क्या करेंगे कि संसद है वो अन्य न्यायालयों में भी क्या कर सकती है, ये अधिकार उनको भी, ये शक्तियाँ उनको भी दे सकती है। और वो ऐसा कैसे कर सकती है, ऐसा करने के लिए उसके पास क्या बनाना पड़ेगा, उसको विधि बनाकर, कानून बनाकर उनको ये शक्तियां प्रदान की जा सकती है, जो कि अपने अपने एरिया में, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में वो ये शक्तियों का प्रयोग कर सके। इसके बाद इसका आर्टिकल 32 की लास्ट जो क्लोज है, 4th क्लोज, वो क्या है कि इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, मतलब इस संविधान में ही अगर किसी आर्टिकल में मूल अधिकारों के कम करने की या छीनने की बात है, उसको छोड़कर उस कंडीशन में छीना जा सकता है, जैसे लोकहित में। आप जितने भी पीछे की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा, इनके अलावा, संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा ये जो अधिकार हैं, इन अधिकारों को कोई भी नहीं छीन सकता। ये इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आर्टिकल द्वारा प्रत्याभूत अधिकार निलंबित नहीं किया जाएगा। ये था हमारा आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने क्या कहा था, भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। क्यों कहा था, इन्हीं सब रीजंस की वजह से कहा था कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट अगर कंट्रोल हो जाता है या उसका न्यून हो जाता है, तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली आर्टिकल 32 के तहत कॉन्टेक्ट कर सकता है। चलिए, धन्यवाद।